मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेनरी लॉ, लिमिटेशन और एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। ठीक है, उससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए दिया था होमवर्क के अंदर। क्वेश्चन था अपने पास कि सुक्रोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका रीजन क्या है अपने पास, क्योंकि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11 और सुक्रोज जो होता है वो बनता किससे है, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज से। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से इसका फॉर्मेशन होता है। डाइसैकेराइड होता है अपने पास ये, जैसे इसके अंदर अपन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में डिवाइड होता है। और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CHO CHOH COHH CHOH CHOH एंड CH2OH। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि सुक्रोज जो होता है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे। और ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन है वो मोल नेगेटिव एलिमेंट, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड किया हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए अपने पास ये कैपेबल है, इसलिए क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होता है। क्लियर है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों से मिलकर बनता है सुक्रोज, और सुक्रोज के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, उसमें कैपेबल होता है, इसलिए सुक्रोज जो है वाटर में सॉल्युबल है, या जो अपने पास शुगर है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया अपने पास। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो बच्चों देखो इसका रीजन क्या है अपने पास कि हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है और हाइड्रोजन जो होता है वो भी H2 मॉलिक्यूल जो होता है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा इसकी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग टेम्परेचर होता है वो स्टार्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो इसके अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन के फेवर में होता है, थर्मोडायनेमिकली फेवर में होता है। इसलिए यहाँ पर जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करने में कैपेबल होता है। ठीक है, तो अपने पास पॉइंट क्या था कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस हैं, ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो होती हैं उनमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अपन, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। इसका रीजन अपन ने कहा कि यहाँ पर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जब भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है उसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब का मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। और हीट एब्जॉर्ब होने का रीजन क्या है, हीट एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H2 मॉलिक्यूल के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो वहां पर पहले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली हमारे पास इनर्ट गैसेस जो होती हैं उनमें भी क्या होगा कि अपने पास जब उसको अपन वाटर में डिसॉल्व करते हैं या किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो जब डिसॉल्व करते हैं तो ये जब बॉन्डिंग करते हैं तो वो बॉन्डिंग कैसी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, बट अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर देंगे तो उसके बाद में मे भी पॉसिबल है कि अपने पास वापस एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो या अपनी गैस जो है वापस रिलीज हो जाए। बट इनिशियली अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो अपने पास क्लियर हो गया आंसर कि हाइड्रोजन और हीलियम की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका जो वाटर में सॉल्युबिलिटी जो होता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग होता है ये इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस जो होती हैं उनके अंदर बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है उसमें हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करना होता है, तो उसके लिए अपने पास टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है।
क्लियर अपने पास। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर हम लोगों ने लास्ट किया था हेनरी लॉ, लिमिटेशन और एप्लीकेशंस। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो हम डिस्कस करें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस को। क्या होता है वेपर प्रेशर? 11th में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर, अब देखिए स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर होता क्या है। सपोज मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज सिस्टम है, जिसके अंदर मैंने कोई भी लिक्विड ले रखा है। ये लिक्विड को जब अपन हीट करते हैं, जब इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, लिक्विड जो है वो गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है या वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर अपने पास क्या क्लोज सिस्टम है, अगर ओपन होता तो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता, बट यहाँ पर जो अपने पास वेपर्स हैं, वो वेपर्स क्या आते हैं, इस वैकेंट स्पेस के अंदर कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक सिचुएशन जब आती है अपने पास, तो ये वेपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होगा कि pressure exerted by vapor molecules on the surface of liquid at the equilibrium is called vapor pressure। वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है, उस इक्विलिब्रियम पे वेपर मॉलिक्यूल्स के कारण लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो प्रेशर अपन ने डाला है वेपर मॉलिक्यूल्स ने, दैट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर। Pressure exerted by vapor molecules on the surface of liquid at equilibrium between vapor and liquid phase is called vapor pressure। तो vapor pressure क्लियर हो गया हमारे पास। क्या होता है वेपर प्रेशर? कि अपने पास किसी भी लिक्विड को अपन हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपराइज हो जाते हैं, और ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और ये जो प्रेशर डाल रहे हैं हम अपने उसके ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर, दैट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर है? अब वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हमने लिख दिया इसके अंदर कि वेपर प्रेशर क्या है अपने पास, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द surface of लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर है? अब हमारा पॉइंट आया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्टेड करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टेड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो फर्स्ट फैक्टर अपने पास है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है अपने पास कि वेपर प्रेशर होता क्या है, कोई भी लिक्विड जो है जितना जल्दी वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, उतना ज्यादा अमाउंट में वेपर्स का फॉर्मेशन होगा, और जितना ज्यादा अमाउंट वेपर मॉलिक्यूल्स बनेगा, उतना वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है? और लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, कब कन्वर्ट होता है, जब उनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो ब्रेक होगा लिक्विड के बीच का, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर मॉलिक्यूल में, गैसियस फेज के अंदर कन्वर्ट होता है। इसका मतलब हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो नेचर ऑफ द लिक्विड, इससे मतलब क्या है कि अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो उस केस के अंदर ये इजीली वेपराइज जाएगा, यानी वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हो, तो उस केस के अंदर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है?
क्लियर हुआ अपने पास कि लिक्विड लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करते हैं। कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इसलिए लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमारे पास कोई लिक्विड जो है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अगर वीक होते हैं तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वेपर प्रेशर के क्या होता है, रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल ये अपन ये कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जो इंट्रैक्शन फोर्सेस है वो वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। क्या चीज, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन अल्कोहल। ये अपन ये कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अल्कोहल इज लेसर देन वाटर। इट मींस अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल इन देन water molecules. Alcohol is more volatile than water. It means alcohol has higher vapor pressure than water molecule. क्योंकि रिवर्स रिलेशनशिप है, तो अगर इंट्रैक्शन फोर्स इसमें ज्यादा है इसमें कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास नेचर ऑफ द लिक्विड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपने पास स्टूडेंट्स टेम्परेचर। अब देखो अपने पास अपन ने क्या कहा, लिक्विड लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो जब ब्रेक होता है तो मॉलिक्यूल जो है वेपर में कन्वर्ट होता है। तो पॉइंट क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक कैसे होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमको आउटर सोर्स से टेम्परेचर या एनर्जी अवेलेबल कराना होगा। जब टेम्परेचर अपन इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा वेपर प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स का, और मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया आज का, वेपर प्रेशर और फैक्टर्स जो वेपर प्रेशर को अफेक्टेड करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हम नोट कर रहे हैं अब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। पहले हमने क्यों वेपर प्रेशर का डेफिनेशन देखा कि वेपर प्रेशर होता क्या है एक्चुअल के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉल्यूशन की। इसमें दो लिक्विड जो उनको मिक्स करके आपने एक सॉल्यूशन बनाया। अगर सपोज करें कि दोनों लिक्विड जो होते हैं उनका नेचर कैसा है, वॉलेटाइल नेचर है, दोनों लिक्विड जो है वॉलेटाइल नेचर की है, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर है उसके लिए राउल्ट्स साइंटिस्ट जो है उन्होंने अपना एक लॉ दिया, दैट्स कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, राउल्ट्स लॉ क्या बोला कि अगर सपोज करो अपने पास किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सपोज मेरे पास सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है, ठीक है, और दोनों ही कंपोनेंट जो है लिक्विड है और दोनों कंपोनेंट क्या है, वॉलेटाइल नेचर के हैं। तो अपन कहते हैं कि बोथ कंपाउंड्स आर लिक्विड वॉलेटाइल। बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड एंड वॉलेटाइल इन नेचर। तो अगर अपने पास दो लिक्विड जिनका वॉलेटाइल नेचर को मिलाकर अपन कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उस केस के अंदर partial pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component
इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपने पास कोई लिक्विड लिक्विड वोलेटाइल सॉल्यूशन है तो उस केस के अंदर जो ईच कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सभी कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन किसमें, सॉल्यूशन के अंदर उसका कितना पार्ट है, जितना ज्यादा अमाउंट सॉल्यूशन में होगा उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? अब सपोज करो इस राउल्स लॉ को आगे अपन एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा कि इन सॉल्यूशन टू कंपोनेंट्स, A and B are present in a liquid solution and the number of and mole fraction of A and B, XA and XB respectively. A का मोल फ्रैक्शन XA, B का मोल फ्रैक्शन XB. Then according to Raoult's law, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर मतलब कि मेरे पास जो लिक्विड है उसके ऊपर जो टोटल प्रेशर है उसमें ए का कितना पार्ट है और बी का कितना पार्ट है। ठीक है, जो टोटल प्रेशर के अंदर ए और बी का कितना पार्ट है, तो जो ए के कारण जो पार्शियल प्रेशर, जो ए के कारण प्रेशर जनरेट हो रहा है उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी के कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है दैट्स कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। Then partial pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component in a liquid solution. अब A का मोल फ्रैक्शन कितना है, XA है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर अपन रिमूव करें तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लगा दिया P नोड A XA, फर्स्ट इक्वेशन। Similarly, partial pressure of B proportional to mole fraction of B and PB equals to P node B XB, where P node A and P node B is the vapor pressure of pure component of A and B. A और B का प्योर कंपोनेंट का मतलब कि अगर मान लो मेरे पास कंटेनर में केवल A लिक्विड है और इस कंटेनर में केवल B लिक्विड है, तो यहाँ पर लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होगा दैट्स प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B। तो प्योर वेपर प्रेशर जो होता है A और B का सेपरेटली हमने वेपर प्रेशर जो है वो कैलकुलेट किया है, और चूंकि यहाँ पर अपने पास ये क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, इसलिए ये वैल्यूज क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए P नोड A और P नोड B को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो अपने पास राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन हो सकता है। क्या डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, in a liquid volatile solution the partial vapor pressure of each component is the product of mole fraction of that component is equal बोला अपन ने यहाँ पर। पहले अपन ने क्या बोला, प्रोपोर्शनल, अब क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के जो प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल होता है पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट्स द राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं या इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बोल सकते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो P और P भी है, तो डाल्टन्स जो लॉ है, डाल्टन्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ठीक है,
अगर हम ये कहते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर P इक्वल्स टू PA प्लस PB, तो यहां पर PA और PB की वैल्यू पुट करते हैं अपन इक्वेशन 1 और 2 से। देन P इक्वल्स टू P नोड A XA प्लस P नोड B XB, ठीक है। अब देखो यहां पर ये इक्वेशन थर्ड कर दिया मैंने। अब हमने क्या कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। तो अपन क्या लिख सकते हैं, XA इक्वल्स टू 1 माइनस XB। XA की वैल्यू को प्लेस कर दें इक्वेशन 3 के अंदर, तो क्या आएगा, P इक्वल्स टू P नोड A 1 माइनस XB प्लस P नोड B XB। जरूरी नहीं है अपन XA की वैल्यू रखें, XB की वैल्यू भी रख सकते हैं अपन, लेकिन मैंने यहाँ पर XA की वैल्यू रखा है, ठीक है। देन P इक्वल्स टू P नोड A माइनस P नोड A XB प्लस P नोड B XB। पॉजिटिव को पहले लिख लूं मैं, तो P इक्वल्स टू क्या आएगा, P नोड A प्लस P नोड B XB माइनस P नोड A XB, और P इक्वल्स टू P नोड A प्लस XB को अगर अपन कॉमन ले लें तो क्या रहा अंदर, P नोड B माइनस P नोड A XB। That's the total vapor pressure according to Raoult's law for the liquid volatile solution, ठीक है। तो ये अपने पास टोटल वेपर प्रेशर आ गया। अब ये जो अपने पास इक्वेशन आया है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। राउल्ट्स लॉ को अपने सब सॉल्व आउट किया कि अपने पास दोनों कंपोनेंट जो है वोलेटाइल नेचर के हैं, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकालें। तो कंक्लूजन क्या निकाल रहा है अपने पास कि सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ओनली वन कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा टोटल वेपर प्रेशर। रीजन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या कहा कि P नोड A और P नोड B प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर P जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट B के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। सेकंड अपन कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर कि सेम कंक्लूजन बोले अपन कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो XB के साथ लीनियर वे के अंदर जो है वो चेंज होगा। जो इसके अंदर वेरिएशंस आते हैं वो क्या आएंगे, लीनियरली वेरिएशंस है, क्योंकि अगर अपन सबको कांस्टेंट वैल्यू ले लें तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, XP हो गया। तो यहाँ पर लीनियर वे के अंदर जो है वेरिएशंस आते हैं। अगर हम मोल फ्रैक्शन के साथ टोटल प्रेशर के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो प्रेशर और XB के बीच में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, लीनियर ग्राफ आता है अपने पास। देखो मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाया, PA प्रोपोर्शनल टू क्या है, XA। अगर PA प्रोपोर्शनल टू XA है तो ये मेरे पास स्टार्टिंग में XA की वैल्यू 0, ठीक है। जैसे जैसे A का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी, क्योंकि जब XA की वैल्यू 0 इसका मतलब A कंपोनेंट सॉल्यूशन में है ही नहीं, तो उस केस में उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे कंपोनेंट A जो है वो इंक्रीज होगा सॉल्यूशन में, वैसे वैसे उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये जो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है वो इस तरह से लीनियर फॉर्म के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हुआ, PA प्रोपोर्शनल टू XA। अगर XA बढ़ रहा है तो PA की वैल्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो है वो इंक्रीज हो रहा है। XA की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, XA की मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1, ठीक है। XA की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1, यानी कि सॉल्यूशन में केवल A कंपोनेंट ही है। और जब केवल A कंपोनेंट होगा तो वो अपने पास क्या हो गया, इसका प्योर वेपर प्रेशर हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जब XA की वैल्यू 1 होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई अपने पास। अब सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड के अंदर मैंने XB = 0, तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या था, 0 था। जैसे B का कंपोनेंट इंक्रीज होगा प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और B की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकता है। यानी अपने पास केवल सॉल्यूशन जो है
उसमें एक ही कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है? बी कंपोनेंट है, ठीक है, यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। दोनों के लिए आ गया मेरे पास, x a के लिए आ गया और x b के लिए आ गया। x a इक्वल टू 0 होता है, जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? p नोट a। b के लिए भी यही सिचुएशन है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? p नोट b। अब हमको ग्राफ किसके लिए प्लॉट करना है? इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। किसके बीच में आएगा? प्रेशर यानी टोटल वेपर प्रेशर। तो अपन यहां क्या लिखें? वेपर प्रेशर P, और किसके साथ ग्राफ खींचा गया अपने पर? XP के साथ, क्योंकि अपन ने क्या कहा? केवल एक ही मोल फ्रैक्शन है अपने पास, एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ वेरी करता है, X भी आ गया अपने पास, ठीक है। वेपर प्रेशर P और XP के बीच में अपन ने क्या किया? ग्राफ प्लॉट किया। और ये जो ग्राफ प्लॉट है किसके लिए? टोटल वेपर प्रेशर के लिए। कहां से कहां तक है? P नोड B और P नोड A का जो डिफरेंस है वो टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? P नोड A होगा। तो अपने पास यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो B के मोल फ्रैक्शन के साथ जो है वो लीनियर फॉर्म के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास जो लाइन आया है वो किसके लिए है? टोटल वेपर प्रेशर के लिए, P इक्वल्स टू PA प्लस PB के लिए है। ये जो रो है वो किसके लिए अपने पास? PA इक्वल्स टू P नोड A XA के लिए। और ये रो किसके लिए थी? अपने लाइन किसके लिए थी? PB इक्वल्स टू P नोड B X। तो ये अपने पास राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ था, और इसके कंक्लूजन हमने कहा कि टोटल वेपर प्रेशर किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ वेरी करता है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन बात करें, टोटल वेपर प्रेशर जो है वो कंपोनेंट B के मोल फ्रैक्शन के साथ एक लीनियर फॉर्म के अंदर मूव कर रहा है, P नोड A टू P नोड B। दैट्स राउल्स लॉ एंड इट्स इक्वेशन, ठीक है। देखो इसको नोट करो, क्लियरली देखना इसको, कोई डाउट हो तो बताना। ओके, अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन इन वेपर फेज, ठीक है। यहीं पे अपने अभी तो किसकी बात करें? लिक्विड की बात करें, फिर अपन ने कहा कि वेपर फेज में आ गया, तो कंपोजिशन इन वेपर फेज, ठीक है। सपोज हमने मान लिया कि वेपर फेज जो है उसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट्स का, वो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट्स क्या ले लिया अपन ने? YA और YB जो है वो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। कंपोनेंट A और B का वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है वो अपन ने क्या अज्यूम कर लिया? YA एंड YB। तो डाल्टन्स के जो लॉ है पार्शियल प्रेशर का, जो डाल्टन लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर of any component equals to mole fraction of component, mole fraction of component multiply total pressure, ठीक है। तो उस केस में क्या आएगा अपने पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल्स टू YA टोटल प्रेशर P, और PB इक्वल्स टू YB टोटल प्रेशर P, और YA इक्वल्स टू PA अपॉन P, YB इक्वल्स टू PB अपॉन P। तो ये अपने पास वेपर फेज के अंदर वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। तो कंपोनेंट्स का हमने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वोलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर के साथ रिलेशनशिप निकाला, दैट्स कॉल्ड राउल्स लॉ। और वेपर फेज के अंदर कैसे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये फॉर्मूला नोट किया है। क्लियर है ये सब चीज?
वापस हम एक बार देख लें कि वेपर प्रेशर क्या था अपने पास, कोई भी लिक्विड जो होता है उसको जब हम हीट करते हैं उसकी जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। यहाँ पर अपन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए अपन वेपर प्रेशर का रिलेशन देख रहे हैं जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग था। और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर अपने पास लिक्विड लिक्विड वोलेटाइल सॉल्यूशन है तो उसमें ईच कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो PA इक्वल्स टू P नोट A XA, PP इक्वल्स टू P नोट B XB। डाल्टन्स जो वेपर प्रेशर के लिए अपने पास लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या था अपने पास कि टोटल प्रेशर PA प्लस PB होगा, ये रख दिया PA नोट A XA, P नोट B XB। XA की वैल्यू रखा अपन ने 1 माइनस XB, तो अपने पास ओवरऑल ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन के बेसिस पे हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया, ये PA के लिए है, PB के लिए, टोटल वेपर प्रेशर के लिए, कंक्लूजन निकाल लिया हमने इसके अंदर। ठीक है, और ये वेपर फेज के अंदर वेपर प्रेशर है। क्लियर है? तो ये था अपने पास राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी के अंदर आगे बढ़ेंगे जब अपने पास वोलेटाइल सॉल्यूशन नहीं होगा, एक कंपोनेंट वोलेटाइल होगा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो नॉन वोलेटाइल होगा, तो उस केस के अंदर क्या रिलेशनशिप हो सकता है अपने पास वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक इस डेरिवेशंस को देखिए, नोट करिए, रीड करिए और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।